और ये आप ही तुलसी सिलावट हो, आप ही भारतीय जनता पार्टी हो, आप ही विष्णुदत्त शर्मा, शिवराज सिंह चौहान हो और आप ही ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। आपको जीतना है चुनाव। आप जीतेंगे अपने यहां तो सारे जीतेंगे। भैया आपने अपनी जवाबदारी अभी से संभाली। 3 महीने पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं को ये घुट्टी पिलाई थी। रविवार को मंत्रियों और विधायकों को फिर नसीहत दी। मुख्यमंत्री ने कहा, ये रुतबा तभी तक जब तक सरकार है। सब कुछ भूलकर उपचुनाव के मैदान में उतरना है। किसी भी कीमत पर सभी 27 सीटें जीतना है। 100% रिजल्ट आना चाहिए। केवल लेटर हेड पर नाम लिखवाकर माला पहनने से काम नहीं चलेगा। हर विधायक, मंत्री, सांसद काम करे। इसके पहले मुख्यमंत्री ये भी कह चुके हैं कि तुलसी सिलावट मंत्री पद छोड़कर नहीं आते तो क्या वे मुख्यमंत्री बन पाते। उनका इशारा किस तरफ है ये समझा जा सकता है, लेकिन क्या बीजेपी में कुछ लोग अनुशासन का पाठ भूल गए हैं? परिवर्तन हुआ। कुछ लोगों ने एक दृष्टि से दल बदल नहीं दिल बदल किया, दिल परिवर्तन किया। इसके कारण हमारी सरकार बनी। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार नहीं बनती। और ये दिल बदलाव के कारण जो सरकार बनी है और जिनके दिलों में ये बदलाव आया, विचारों में परिवर्तन आया, एक नया एहसास उनको हुआ, वो भी यह जानते हैं कि इस दल में अब चुनाव जीतना है तो जो पहले से इस दल के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता है उनके कंधे से कंधे मिलाकर ही चुनाव जीता जा सकता है। ये केवल श्री कमलनाथ जी की जगह श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, ये कोई नाम पट्टी का केवल परिवर्तन नहीं है। ये संस्कृति का परिवर्तन है, ये सोच का परिवर्तन। हर मुद्दे पर बीजेपी की बखिया उधेड़ने वाले कांग्रेस नेताओं ने सीएम की इस नसीहत पर तंज तो कसा, लेकिन साथ में सकारात्मक रुख भी दिखाया। उन्हें ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग बड़े बड़े लेटर पैड लिखा के बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े बोर्ड लगाने वाले हैं, वो काम करने वाले लोग नहीं हैं। तो इसी बहाने कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीबों के, मजदूरों के दुख में शामिल हों। जिन नौजवानों की नौकरियां जा रही हैं उनको जरा उनकी भावनाओं को वो समझें और कुछ जनहित के निर्णय करें। अगर ये नसीहत दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये पहले ही उनको नसीहत देना चाहिए थी। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन को 5 महीने से ज्यादा हो गया है और इतना ही समय कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को हो चुका है। वैसे बीजेपी इस बड़े मर्जर के बाद सब कुछ कंट्रोल होने का दावा कर रही है। वैसे ही बीजेपी में अंदर खाने कुछ तो है जिसको लेकर सरल और शांत मिजाज वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सख्त लहजे में नसीहत देना पड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है शिव का शक्ति मंत्र। और निश्चित तौर पर शिव को शक्ति मंत्र देना ही पड़ेगा, क्योंकि शक्ति मंत्र की आवश्यकता इसलिए है कि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के शक्ति पुरुष ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आहत हैं। आहत इसलिए हैं जो बहुत स्वाभाविक है, जैसा हमने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े प्रयोग से ये सरकार बनाकर गुजरी है और इस प्रयोग का दारोमदार इसी पर निर्भर करता है कि वो पुराने चेहरे जो परंपरा से बीजेपी का हिस्सा हैं, डीएनए से बीजेपी का हिस्सा हैं, वो और बीजेपी में आया हुआ बीजेपी के कमल सेना का जो नया सदस्य है, इस कमल सेना के साथ उसका तालमेल, उसका कदम ताल बराबर चले। इसीलिए विनय सहस्त्रबुद्धे भी ये कहते नजर आते हैं कि पुराने कार्यकर्ताओं के साथ इन कार्यकर्ताओं को भी कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ना होगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये सलाह देना नहीं भूलते कि ये रुतबा, ये जलवा, ये शोहरत, ये सिर्फ इसलिए है कि सरकार है। तो अब ये आपको तय करना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं ये रुतबा, ये शोहरत, ये चमक दमक बरकरार रहे तो आप परिश्रम करिए और भूल जाइए बाकी चीज़ों को, क्योंकि सरकार रहेगी तो बहुत कुछ मिलेगा। न सिर्फ आपको बल्कि बीजेपी के हर उस कार्यकर्ता को एक आत्मिक संतोष भी होगा कि उसकी सरकार है, और साथ ही अगर किसी को कुछ और की भी लालसा है तो वो सरकार होने पर ही पूरी हो सकती है। तो बातें बहुत साफ हैं, इशारों में ही कही गई हैं, लेकिन बहुत साफ तौर पर कही गई हैं। आज इसी मसले पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में हैं
अब्बास हफीज़ साहब, युवा कांग्रेस नेता और प्रवक्ता। बहुत स्वागत करता हूं हफीज़ साहब आपका। धन्यवाद। हमारे साथ हैं बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही जबलपुर से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक चैतन्य भट्ट जी। भट्ट साहब, एक टिप्पणी आपकी लेकर हम आगे बढ़ते हैं, फिर दोनों राजनीतिक मेहमानों की तरफ मैं आऊँगा। किस तरह आप देखते हैं जो बात कही है शिवराज जी ने और जो बात कही है विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने? जी, क्या मायने आप डिकोड करते हैं इसके? जी शरद जी, देखिए, शिवराज सिंह जी बहुत प्रैक्टिकल बात करने वाले नेता हैं। वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और पिछले 15 साल से वो सत्ता में रहे और उसके बाद 15 महीने वो सत्ता से बाहर रहे। इन 15 महीनों में उनको जो अनुभव हुआ होगा, निश्चित तौर पे वो ये सारी बातें इसलिए अपने नेताओं को और अपने सांसदों को, अपने विधायकों को बोल रहे हैं कि अगर सरकार रहेगी तो निश्चित तौर पे आपका रुतबा कायम रहेगा। और ये बिल्कुल 100% सच है कि जब तक कुर्सी रहती तब तक ही रुतबा रहता है। जिस दिन से कुर्सी चली जाती है उस दिन से आदमी का कोई रुतबा फिर ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आजकल व्यक्तिगत तौर पे अगर किसी व्यक्ति की जो इज्जत है वो मुझे लगता है कि सिर्फ कुर्सी और सत्ता के साथ होती है। आप देखिए कि अभी जो मुख्य सचिव थे कमलनाथ जी के सरकार में, मोहंती जी, उनकी अभी पेंशन का फिक्सेशन नहीं हो पाया। जो अधिकारी और जो कर्मचारी उनकी दया पे उनको 100 बार सलाम करते थे, वही उनसे तोते जैसी आंखें नटेर रहे हैं। तो ये बात तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है। और इसके साथ साथ शिवराज सिंह ने अपने लोगों को भी इस बात का संदेश दिया है कि जो ये ट्वीट के माध्यम से या जो बयानों के माध्यम से जो अपना असंतोष जाहिर कर रहे हैं, उनको भी एक सीख दी है कि आपके असंतोष से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आज अगर अगर सत्ता में हैं, बीजेपी सत्ता में है, तो आपका नाम एक सत्ता के विधायक के रूप में माना जाएगा। जिस दिन आप विपक्ष में चले जाओगे आपकी सारी स्थितियां बदल जाएंगी। तो इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कुछ मिला हो या ना मिला हो, लेकिन आज आप सत्ता के साथ तो हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भाई हम जिनके कारण सत्ता में आए हैं उनको हमको निश्चित तौर पर प्रभावी भूमिका देना है। और सहस्त्रबुद्धे जी ने भी यही कहा। उन्होंने एक तरफ से इशारा इस बात का भी किया कि जो लोग बाहर से आए उनको भी अब बीजेपी की नीति को आत्मसात करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब 5 महीने हो गए हैं और बीजेपी की जो रीति नीति है उसको उन्हें आत्मसात कर लिया होगा। क्योंकि अगर दूध में आप शक्कर डालते हो तो थोड़ा टाइम लगता है उसको मीठा होने में। तो अब मुझे लगता है कि वो मिठाई बन चुकी है और ये जो कांग्रेस से आए हुए नेता वो भी अब बीजेपी की रीति नीति समझ चुके हैं। और उनको भी मालूम है कि अगर हम चुनाव नहीं जीते तो निश्चित तौर पर हमारा हश्र क्या होगा, ये सबको मालूम है। मिठाई बन चुकी है रजनीश जी? जी देखिए, मिठाई तो उसी समय बन गई थी जब मुख्यमंत्री के नाते आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने शपथ ली थी और बाद में मंत्रिमंडल बना और तेजी से काम शुरू हुआ। मिठाई एक एहसास का नाम है, मिठाई एक उस अनुभव का नाम है जिसे लोग अपने स्वाद के तौर पर भी करते हैं और तमाम प्रकार से सुखद अनुभूति भी करते हैं। तो मिठाई जिसका जिक्र अभी कर रहे हैं भट्ट साहब, मुझे लगता है कि केवल विषय इतना भर नहीं है। और बाकी आप देखेंगे सरकार बनने के बाद में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, जो जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं जिनको अलग अलग जिम्मेदारी मिली हुई है, उनके भी कामकाज तय हैं। उन कामकाज के से जुड़ी उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाओं भी पूरा करने का मामला ये संगठन की विशेषता रही है। इसलिए चुनाव हो रहे हैं केवल इतना मात्र नहीं है, चुनाव नहीं भी होते हैं तो भी वर्ष भर ये संगठन सक्रिय रहता है और उनसे वो अपेक्षा की जाती है। और ये हमारी संगठन को चालना देने की एक प्रवृत्ति है जो लगातार बैठकों के माध्यम से, क्योंकि हम इसी खूबसूरती के साथ में अपनी अलग पहचान के साथ में स्थापित हैं। यही तो हमारी खूबसूरती है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे पदाधिकारी लगातार सक्रियता के साथ में मैदान में रहते हैं। अब जो मिलने की मिठाई की जो बात कह रहे हैं, देखिए एक बात बड़ी अच्छी है कि सबको पता है कि साथ चलने से, अभ्यास करने से साथ चलने का एक जो अनुक्रम है वो बनता है। महज केवल शब्दों में या केवल भाषणों से नहीं बनता। इसलिए साथ में गतिविधियां हो रही हैं, साथ में बैठकें हो रही हैं, साथ में कार्यक्रम हो रहे हैं, साथ में संपर्क पर जाने का काम हो रहा है। तो जैसे जैसे साथ में जाते हैं, बातें होती हैं, संबंध बनते हैं, संपर्क स्थापित होते हैं, तो स्वाभाविक है वो मिठाई जिसका जिक्र कर रहे हैं वो मिठाई का भाव पैदा होता है, दोनों पक्षों में होता है, जो आए हैं और जो पहले से पार्टी में हैं। तो इसलिए लंबा समय हो गया मार्च से लेकर अब तक, तो वो मिठाई निसंदेह रूप से बन चुकी है और उसकी अनुभूति भारतीय जनता पार्टी के भीतर हो रही है। जिस बात को लेकर आप जिक्र कर रहे हैं वो तो हम करते रहेंगे कि काम जिसके जिम्मे जो है वो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मुख्यमंत्री जी ये कह ही चुके हैं कि सतर्क भी रहना है आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप सत्ता में रहें और सत्ता से जुड़ी जो सकारात्मक अनुभूतियां हैं
उनका अनुभव करते रहें तो आपको भी सकारात्मक भाव से 27 की 27 सीटें जिताने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। कोई भ्रम, कोई कन्फ्यूजन मन में मत रहिए। ये उनका संदेश विनम्रता से लेकिन मजबूती से बीजेपी के हर उस कार्यकर्ता के लिए है जो चाहे वरिष्ठ है, कनिष्ठ है या युवा है। अब्बास हफीज साहब। देखिए शरद जी, जब मिठाई की अनुभूति करने ये बैठे तो समझ में आया कि मिठाई नहीं, खिचड़ी पक चुकी है पूरी तरह से, और उस खिचड़ी से बहुत परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी का संगठन, या तो उसको बौखलाहट कह लें या चिंता कह लें, जो भी है वो इनको है। इसीलिए शिवराज जी एक अलग भाषा की बात कर रहे हैं और किसको फटकार लगा रहे हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार दिख रही है, सत्ता दिख रही है, रुतबा दिख रहा है, तो अगर थोड़ी सी भी इस बारे में चिंता कर लेते कि मध्य प्रदेश की जनता त्राईमाम की स्थिति में है, आज अपना रुतबा, अपनी सत्ता ये प्राथमिकता पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि जनता की सेवा इन्होंने जो नहीं की है उसका अंजाम भी इनको भुगतना है। आपस के अंदर जो दूसरे कबीले के लोगों को ले आए, पुराने ज़माने के अंदर सुनते थे कि जो कबीले हुआ करते थे, अगर दूसरे कबीला जो दुश्मन कबीला है वो बंधक बना लेता था एक कबीले वाले को, तो जब वो छोड़ते थे तो उस पर विश्वास नहीं करते थे कि यार ये पता नहीं क्या करके आए हैं। तो इनके यहाँ भी विश्वास नहीं हो पा रहा है। एक दूसरी जगह से जो आए हैं, इनमें सत्ता की लोलुपता के लिए उनको ले तो लिया है, लेकिन उसका खामियाजा हमारी जनता भुगत रही है। जनता परेशान है, कोविड बढ़ता जा रहा है, कोविड का संक्रमण रोक नहीं पा रहे हैं, और परेशानी यह है कि लॉकडाउन जिस तरह से किया गया उससे और जनता परेशान हो गई। आज देखिए, आज एक खबर पढ़ी मैंने अखबार के अंदर शरद जी कि मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ी मात्रा के अंदर जो विद्यार्थी थे सरकारी स्कूलों में, उन्होंने वापस एनरोलमेंट नहीं कराया है, और बहुत बड़ा इसका आंकड़ा है, सीहोर का है, मुख्यमंत्री जी के गृह जिले का है। ऐसा बहुत सारी जगहों पर है कि शिक्षा से दूर हो रहा है, व्यापार से दूर हो रहा है। तो जनता इनकी राजनीति देख रही है कि इनको अभी भी महासदस्यता अभियान और सदस्यता कराना शुरू से चला आ रहा था। भाजपा कार्यालय में ग्रीन जोन से रेड जोन में लाया गया लोगों को। ये सारी चीज़ें जनता के सामने है, जीतना असंभव है। उसी की वजह से ये बातें कही जा रही हैं कि रुतबा कायम रखा जाएगा। अब ये पूरा भाजपा में जो गुटबाजी है उसके परिणाम दिख रहे हैं। जी, और रजनीश जी को जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, इनको देखने की जो दृष्टि है वो कांग्रेस की वैसी ही रहने वाली है। कांग्रेस की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को संगठन के तौर पर देखेंगे तो कभी कोई भारतीय जनता पार्टी के संगठन को समझ सकता नहीं। सरकार को कामकाज के तौर पर जनता देखेगी, क्योंकि सरकार जनता केंद्रित होती है और संगठन कार्यकर्ता केंद्रित होता है। कार्यकर्ता के चिंतन, कार्यकर्ता की भावनाओं के आधार पर हम संगठन को देखेंगे जो भाजपा का अपना है, या दूर से देखने वाला भी जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में संपर्क और संबंध के माध्यम से पहचान पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी चल कैसी रही है, इसका व्यवहार कैसा है। अच्छा, उनका जो घर था उसके अंदर इन्होंने दूसरे घर के लोगों को लिया, तो वो रीति नीति जानते नहीं थे। इनके लोगों को ये भुला दिया रीति नीति, और खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लिया। अब यहाँ पर जो मिठाई की अनुभूति करने की बात कर रहे हैं तो ये करेले की अनुभूति हो रही है इनको। अब कह रहे हैं तो मोतीचूर का लड्डू है, खा तो लिया है, अब निगलते नहीं बन रहा है, न उगलते बन रहा है। ये परेशानी है, जनता की चिंता कर लेते तो बहुत अच्छा होता। थोड़ा सा सुन लीजिए, आपको भी आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा। आपके पास रहेगा। तो जो लोग आए हैं जी, वो कोई आज के नए नवेले लोग नहीं है। भाजपा में नए हो सकते हैं, लेकिन समाज में काम करने का उनका अनुभव है, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का अनुभव है, विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न दायित्वों पर काम करने का अनुभव है। वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है। मैंने कहा ना, साथ साथ सेना के सैनिक जब कदम ताल करते हैं अभ्यास के दौरान, युद्ध नहीं होता तब भी, वो इसलिए कि साथ काम करने का अनुभव प्राप्त हो ताकि युद्ध काल में हम साथ लड़। वो काम भारतीय जनता पार्टी में लगातार मार्च से लेकर अब तक चला है, सोच के स्तर पर भी और गतिविधियों कार्यक्रम के स्तर पर भी। हाँ, जनता में क्या किया क्या नहीं किया, आइए दो बातें कर लें हम जनता के सामने। हम तैयार हैं, आप जवाब दीजिए। हमने जो सवाल खड़े किए 15 महीनों पर है। हाँ जी, संगठन के मुखिया कहते हैं, इनके यहाँ हमेशा से देखते संगठन के मुखिया कहते हैं अपने काडर को समझ में आता है, लेकिन सत्ता के मुखिया को कहना पड़ रहा है आकर उन लोगों को जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, कि भाई इनकी सुन लो। तुलसी भैया के बिना अगर हम चुनाव जीत ही नहीं सकते थे, हम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, मतलब उनको जिताना है हमको। हालत क्या है सब जानते हैं, ऑडियो भी लीक हो चुका है, सब जानते हैं कितने लोग अंदर से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अच्छा लगता जनता को अगर मध्य प्रदेश के मुखिया ये बात कर रहे होते कि विधायकों से, मंत्रियों से, कि कोविड संक्रमण रुक नहीं रहा है, जनता परेशान है, जनता रुतबा नहीं छोड़ेगी, जनता की चिंता कीजिए, जनता की फिक्र कीजिए, मध्य प्रदेश को बचाइए, मध्य प्रदेश के लोगों को बचाइए। मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार है, मध्य प्रदेश का जो व्यापारी है परेशान है, मध्य प्रदेश की हालात बद से बदतर होती जा रही है, इकोनॉमिक स्थितियां जो हैं, इसकी चिंता नहीं है। चिंता है कि मैं सत्ता में कैसे रह जाऊं, जनता जाए भाड़ में, हमें सत्ता में रहना है, हमें रुतबा अपना बरकरार रखना है। जनता इसको देख रही है। भट्ट साहब, जो स्थितियां हैं पेंडेमिक की वजह से,
कोरोना की वजह से वो छिपी नहीं है। जनता कितना समझती है ये वो अपने जनादेश के ज़रिए बताएगी ही। ये सारी स्थिति स्पष्ट है कि इस समय पूरे देश में और पूरी दुनिया में और देश के अधिकांश राज्यों में कमोबेश एक आर्थिक सन्नाटा है और उसका बड़ा कारण पेंडेमिक और उसकी वजह से उपजी परिस्थितियां हैं। फिर भी राजनीति है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होंगे, बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी, और कोविड एक इशू तो रहेगा इस इलेक्शन में, क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस जिम्मेदार है, जिसने सत्ता में रहते हुए पूरा फरवरी और मार्च माह में कोई कोशिश नहीं की, और दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि हम तो प्रयास कर रहे थे, आपने बीच में ही सब मामला गड़बड़ कर दिया। आगे की परिस्थितियों को आप कैसे देखते हैं? अब हम चुनाव में बिल्कुल तेजी से प्रवेश कर चुके हैं, आप किस तरह से दोनों पार्टियों को आगे जाते हुए देख रहे हैं? जी भट्ट साहब। देखिए शरद जी, ये बात तो सही है कि कोविड का जो संकट है वो तो कोई अकेले मध्य प्रदेश में नहीं है, पूरे विश्व में है। तो इसलिए कोविड को इतना ज़्यादा आप वो करेंगे अगर, तो फिर तो चुनाव भी नहीं हो सकता, लोगों को घर से भी निकलना मनाही है अभी तो। लेकिन सवाल ये है कि ज़िंदगी तो चलेगी ना भाई, आर्थिक स्थितियां भी इतनी ख़राब हो गई हैं प्रदेशों की, देश की, कि उनको चालू करना मजबूरी हो गई है। तो ये किसी भी सरकार के लिए आर्थिक स्थिति सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर उनको जनता के लिए कोई काम करना है, अब जैसे अनाज देना है या जो कुछ भी उनको देना है जनता को, तो उसके लिए अर्थव्यवस्था जरूरी है। 5 महीने से शिक्षकों को तनख्वाह देना पड़ रहा है बिना पढ़ाई के। दूसरी चीज़ें भी हैं जिनके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो कोविड का एक जो संकट है वो एक अलग है, लेकिन चूंकि सरकार बनाई है और चुनाव होना जरूरी है, और चुनाव आयोग ने तो कह दिया है कि निश्चित तौर पे समय पे ही चुनाव होंगे, तो अब चुनाव की तैयारी करना है। कोई भी जो पार्टी है वो सत्ता के लिए लड़ाई करती है, निश्चित तौर पर राजनीति में जो लोग आए हैं वो सत्ता के लिए आए हैं। दोनों दलों के सूरत हाल पर भी एक टिप्पणी भाई का दर्द मुंतज़िर है, उनकी अपनी जगह है कि उनकी जी नहीं, ये बात जी है। ये देखिए, संगठन की जहाँ तक बात है, जो रजनीश जी ने भी कहा कि भाजपा का जो संगठन है वो बहुत मजबूत है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, क्योंकि उनके साथ साथ आरएसएस का भी संगठन जुड़ा हुआ है जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करता है। दूसरी बात ये है कि जो अनुशासित पार्टी मानी जाती है, तो वहाँ पे अनुशासन का भी जो डंडा चलता है। आप देखिए कि बहुत से बीच में अभी नेताओं ने ट्वीट के माध्यम से या बयान के माध्यम से अपनी बात कही, लेकिन बाद में वो शांत हो गए। उनको बुलाया गया, समझाया गया कि आप पार्टी के साथ हैं, क्योंकि आज की तारीख में भाजपा इतनी बड़ी पार्टी हो गई कि अगर 2-4 लोग बिखर भी जाएं तो उनको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये 27 सीटों की बजाय हो सकता है कि 30-32 सीटों पे चुनाव हो जाए, क्योंकि अभी चुनाव में बहुत समय है। अभी ऐसा नहीं कह सकते कि आप कुछ लोग इधर से उधर, उधर से इधर ना हो पाएँ, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है इस समय। क्योंकि दूसरी बात जो कांग्रेस की है, कांग्रेस का निश्चित तौर पे ये सोचना था कि वो 5 साल तक सरकार चलाएगी, और उनका जो वचन पत्र था वो 5 साल के लिए था। वो अलग बात है कि उसके बीच में से उनके लोग बीजेपी में चले गए और उनकी सत्ता चली गई, तो उसकी पीड़ा तो है। लेकिन हर बार आप उसी बात को लेके अगर रोना रोएंगे तो ये कोई बहुत मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज़्यादा असर होता है, और विशेषकर जनता पे इस बात का कोई असर नहीं होता, क्योंकि जनता राजनीतिज्ञों का चरित्र बहुत अच्छे से जानती है। वो ये जानती है कि कब कौन कहाँ चला जाए, इसलिए इस जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसा कोई पुराना उदाहरण भी नहीं है कि किसी ने दल बदला हो तो उसको जनता ने निगलेक्ट कर दिया हो या नकार दिया हो। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ेगा। दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरह से पूरी तरह से तैयारी कर रही हैं। कांग्रेस निश्चित तौर पे बीजेपी की जो असफलता है वो उसको गिना रही है कि 5 महीने उन्होंने कुछ नहीं किया। वहीं कांग्रेस के बारे में बीजेपी बोल रही है कि 15 महीने उन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। तो सवाल इस बात का है कि रुतबा की जो बात करी है शिवराज सिंह ने, वो इस बात से भी सिद्ध होती है कि आप देखिए कि जो जी मैं आता हूं आपकी तरफ। मैं कोशिश करूंगा कि एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे लूं। हफीज साहब, बार बार आप अगर ये इशू उठाते हैं, कितना इम्पैक्ट होगा ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन ये भी सही है कि एक नया कोई आपको मसला भी इसके साथ रखना ही चाहिए और रखना पड़ेगा। और कुछ नहीं आप अपनी बात पूरी। हाँ, तो कुछ ऐसे मसले भी होंगे, जैसा मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि विवेक तनखा कहते हैं कि कांग्रेस के पास नया नैरेटिव होना चाहिए। विवेक तनखा जी ने कहा था कि दोनों राजनीतिक दलों के पास एक नया नैरेटिव होना चाहिए। खैर वो एक अलग बात है। दूसरी बात यह है कि देखिए, हमारी सबसे बड़ी बात है, हमारा मेन मुद्दा है 15 महीने बनाम 15 साल।
और उसके साथ अब जुड़ गए ये 5-6 महीने जब तक चुनाव होने वाला है तब तक। जनता अपने आप तुलना कर रही है, जनता हमारे साथ खड़ी है, हम जनता के साथ खड़े हैं। जनता ने तो हमें बाहर नहीं किया था, जनता के मैंडेट के खिलाफ जाके भाजपा ने जो किया वो उन्होंने कर दिया। लेकिन आज जनता तुलना इस पे कर रही है कि 15 साल उसने क्या देखा, 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार ने जो पब्लिक सेंट्रिक जो पॉलिसीज लाके दिखाया, पहली बार जनता ने देखा था कि जनता से जुड़ी हुई पॉलिसीज और अकाउंटेबिलिटी तय हुई थी कि काम शुरू हो रहा था, बहुत सारी चीजें शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश में मूल निवासी जो रोजगार की बात हुई थी वो शुरू हुई थी, पैरेलल रेवेन्यू जनरेशन की बात हुई थी, बहुत सारी चीजें, राइट टू वाटर की बात की थी। ऐसी बातें थी जो पहले कभी 15 साल में तो तुलना की, सोचा भी, कल्पना की भी नहीं थी। तो जनता देख रही है, हम जब जनता के सामने अंतिम समय तक अपना हिसाब किताब देंगे। जनता अपने आप निर्णय ले चुकी है पहले ही। संगठन बड़े बड़े उनके हवाओं के रुख बदल जाते हैं जब जनता का मन बनता है। 2018 में भी सत्ता में आए थे, जनता के मैदान के अंदर दोबारा आए, जनता की लड़ाई लड़के, जनता के हितों की बात करके हम दोबारा आएंगे। रजनीश जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि इस कांग्रेस का भविष्य अच्छा होता, कमलनाथ जी की सरकार अच्छी चल रही होती, जनता में उसकी लोकप्रियता होती, और कांग्रेस के जो नेता जिन्होंने विधायक मंत्री पद से त्यागपत्र देकर भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करी, उनका भविष्य भी वहां ठीक होता, तो सरकार गिरती काहे के लिए? वो नेता हैं, राजनीतिक पल से समझते हैं, जनता को समझते हैं, वो अपना कैरियर दांव पर लगाते क्यों? और पार्टी का भविष्य अगर उज्जवल होता कांग्रेस का और कमलनाथ जी की सरकार का, तो वे छोड़ते क्यों? तो ये तो उत्तर समय पर उन्होंने दे दिया, बार बार इस बात को उच्चारित भी किया गया। और दूसरी बात है ये है, भारतीय जनता पार्टी तो इन्हीं मुद्दों के आधार पर लड़ने वाली है। संगठन का तंत्र, विकास का मंत्र, शिवराज सरकार का जो विकास है उस मंत्र हम दोनों जनता जनार्दन के सामने सिद्ध करने वाले हैं। और इसी आधार पर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, हमारा नैरेटिव एक ही है, चाहे वो हमारे विचारधारा से जुड़े मुद्दों का सवाल हो, भगवान श्री राम का मंदिर और नागरिकता संशोधन कानून 370-35 का मामला हो, चाहे वो हमारे विकास की योजनाओं को जिन्होंने ठप्प कर दिया वो मुद्दा हो, सुशासन की योजनाएं जो बंद कर दी वो मुद्दा हो, जन कल्याणकारी योजनाओं को रोकने का काम किया वो मुद्दा हो, कोई मुद्दा रुकने वाला नहीं है। और नेतृत्व, शिवराज जी और मोदी जी जैसा नेतृत्व, ये भी एक मुद्दा का काम करने वाले हैं। यानी मोदी जी और शिवराज जी की जो जोड़ी राज्य और केंद्र की, ये भी डबल इंजन का जो बात पूरी हो जाए, मैं फिर आपको पूरा होने वाला है। जी रजनीश जी, एक छोटी सी बात है, वो इसलिए आपके पास गए क्योंकि 10 ऐसे विधायक जिनके इस्तीफे कराए, वो मंत्री नहीं थे, आपने उनको इनाम दिया है। वो अपने हित के लिए गए, जनता ने देखा, जनता के लिए नहीं गए। उनके क्षेत्र में उनके साथ क्या हो रहा है वो जान रहे हैं। उसके बाद जनहितैषी मुद्दे, पहली बार विधायक बनना, अरे मंत्री बनना और जनता छोड़ डर रही देना, है आपका दिया हुआ क्या खाना पत्र दे देना विधानसभा के सदस्यता से, पोल्ट्री और जनता के बीच में फिर जाने के लिए तैयार होना, ये मामूली बात नहीं है। आप अब जल्दी से उसकी जांच कराइए, छोड़कर सोचिएगा, ये मामूली बात नहीं है। विधानसभा से इस्तीफा देना, फिर जनता के बीच में जाना, आप वास्तविकता 1.5 साल भी नहीं हुआ, फिर जनता के बीच में जाना, बहुत बड़ा त्याग है। और ये जनता भी जानती है कि इनके ऊपर किस प्रकार का संकट होगा, किस प्रकार से उनकी अपेक्षाओं को कुचलने का मामला होगा। सुन लीजिए जी, मैं इतना ही कहूंगा कि आप जानते हैं कि वास्तविकता क्या है, लेकिन आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा बस ये ढांकना चाहता है संगठन में क्या परेशानी है, जनता के बीच क्या परेशानी है। आप मजे हुए खिलाड़ी हैं रजनीश जी, हमारे बड़े भाई हैं, मैं आपका आदर सम्मान के साथ आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप इतने खतरनाक दौर के अंदर भी आने वाले समय में चलिए मैं कंक्लूड कर रहा हूं। वरिष्ठ नेताओं को स्वीकार करने वाले हैं, बंसल न्यूज पे कहता हूं मैं जी, वरिष्ठ नेताओं को जो हो सकता है विधायक भी हों। जी चैतन्य जी, मेरा सवाल है, कांग्रेस के पास उसकी अपनी दुखांत कहानी है, उसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न हैं जिसके लिए वो बीजेपी को आरोपित कर रही है। बीजेपी के पास अपना चेहरा है संगठन का, और दूसरा नरेंद्र मोदी जी, जैसा रजनीश कह रहे थे, ये बात बहुत साफ है कि इस चुनाव में बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी यानी केंद्र सरकार की उपलब्धियां और शिवराज जी की भी उपलब्धियां, आप इन दोनों को कैसे रखकर देखते हैं कि क्या जनता को क्या रास आ सकता है? ये कहना तो जल्दबाजी होगा, लेकिन एक तरफ रहेगी दुख और पीड़ा की कहानी कांग्रेस की, और एक तरफ रहेगी बीजेपी की ये कहानी कि ये तो कुछ कर नहीं रहे थे, हमने इसलिए मौका लिया और जनता के लिए एक विकल्प बनकर सामने आए, और उपलब्धियों की ढेर सारी बातें बीजेपी की तरफ से होंगी, दावे होंगे। जी, इस पर एक बहुत कुछ सेकंड्स में, 30 सेकंड्स में आपकी टिप्पणी। जी देखिए, जनता कुछ मसले तो ऐसे हैं जो बहुत लंबे अरसे से
पड़े हुए थे जिनका कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था, जैसे आपका नागरिक संहिता का मामला है या राम मंदिर का मामला है। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे राम मंदिर बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका स्टे बीजेपी को मिल गया है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से इस मामले को अपने उसमें वचन पत्र में रखे हुए थी। कांग्रेस ने अभी जो एक बहुत अच्छा काम किया था वो किया था उन्होंने बिजली के बिल माफ़ करने का, और वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको लेके आम आदमी, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, मध्य वर्ग का हो या उच्च वर्ग का, उसको इस बात का फ़ायदा मिल रहा था। अभी शिवराज सिंह जी ने जरूर ये मुद्दा कहा है कि 1 किलोवाट तक के बिजली के बिल नहीं लिए जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 2 या 3 किलोवाट से नीचे कोई मध्यम वर्गीय परिवार में इस बिजली का उपयोग नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो बहुत बड़ा मुद्दा था और बेरोजगारों वाला मुद्दा था, वो बात अलग है कि बेरोजगारों को 4,000 रुपये का भत्ता नहीं दे पाए, लेकिन उनकी कोशिश थी, उनका बार बार यही कहना कि साहब हम तो 5 साल के लिए आए थे, हमको 15 महीने में भगा दिया गया। तो ये बिजली का मुद्दा निश्चित तौर पे कांग्रेस को अपने बीच उसमें लाना चाहिए, अपने चुनाव प्रचार में वो बताना चाहिए कि भाई हमने तो बिजली का बिल माफ़ कर दिया, और उससे प्रदेश की काफ़ी बड़ी जो संख्या है वो लाभान्वित हुई थी। बीजेपी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उनके केंद्र के भी बहुत से मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं उनको टारगेट करते हैं जनता को, और प्रदेश के मुद्दे तो हैं। शिवराज सिंह जिस तरह से राज चलाते आए हैं और उनको सारे जो बहुत बहुत धन्यवाद स्टाइल रहती है, ये तमाम मसले उठेंगे सारी अच्छे से इस इलेक्शन में, और इन तमाम मसलों को बीजेपी लेकर आएगी, और कांग्रेस के पास उसकी पीड़ा की कहानी है, उसकी पीड़ा के कथानक हैं, और कि सत्ता से क्यों उसको हटाया गया। और बीजेपी के पास ये कहानी है, जैसा हमने आपसे कहा था कि वी.डी. शर्मा साहब प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का कहना है कि हमने ये सरकार मध्य प्रदेश बचाने के लिए बनाई है। तो मुद्दे और नारे लगभग यही होंगे। विनय सहस्त्रबुद्धे भी ये कहते हैं कि एक तरफ उनका आरोप है कांग्रेस का खोखला नारा और हमारी असली नीयत, और कांग्रेस का कहना है कि आपकी नीयत ही गड़बड़ थी और इसीलिए आपने एक चलती सरकार को पटरी से उतार दिया। लेकिन ये जनता देख रही है तमाम चीज़ों को, और बड़ी बारीक निगाह से वो देखती है और गुनती और बुनती है। और अब वो घड़ी भी नज़दीक है, दीपमालिका के पर्व के बाद, मुझे लगता है या उसके पहले भी मतगणना का काम अगर संपन्न होता है तो कौन खुशी के चिराग जलाएगा। और लोकतंत्र में मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कोई तकलीफ़ में होगा, क्योंकि एक जीत और हार 2 सिक्के के पहलू हैं, और उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना ही चाहिए। इसलिए जो भी जनादेश है वो सरमाथे होगा, लेकिन बहुत दिलचस्प जनादेश होगा, यकीनी तौर पर ये कहा जा सकता है। आपका बहुत धन्यवाद रजनीश जी, धन्यवाद अब्बास हफीज़ साहब, और धन्यवाद चैतन्य भट्ट साहब। नमस्कार।